हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो सर्वर्स लॉ। हेडिंग डालिए बायो सर्वर्स लॉ। बायो सर्वर्स लॉ। बायो सर्वर्स लॉ क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बायो सर्वर्स लॉ हमें देता क्या है। बायो सर्वर्स लॉ हमें देता है किसी भी करंट एलिमेंट के कारण से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, हमको पता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा या कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके कारण से क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो अगर आपके पास कोई भी करंट एलिमेंट है, ठीक है, उसके कारण से भी क्या प्रोड्यूस होती है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। उसकी जो वैल्यू है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, क्या उसका डायरेक्शन है, ये आपको कौन देगा? बायो सर्वर्स लॉ। ठीक है, तो जो मैंने एक वर्ड बोला यहाँ पे करंट एलिमेंट, सबसे पहले हमें ये समझने का जरूरत है व्हाट इज करंट एलिमेंट। दिस इज करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसकी लेंथ एल मान लीजिए आप, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से एक छोटा सा, बहुत ही स्मॉल, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एक पीस ले लेता हूं, ठीक है, और तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ इज dl, उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? करंट से मल्टीप्लाई कर दिया। और डायरेक्शन में किधर लूंगा? डायरेक्शन में लूंगा जिस डायरेक्शन में करंट होगी उस डायरेक्शन में ही आपका करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होगा। तो करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो idl इज योर करंट एलिमेंट एंड डायरेक्शन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो ये करंट एलिमेंट किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ P, इस पॉइंट पर कितना ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्योंकि ये करंट एलिमेंट खुद बहुत छोटा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो भी बहुत छोटी होगी। हाँ, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, अभी मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, या आपको कौन देता है? बायो सर्वर्स लॉ देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दो वेक्टर दिख रहे होंगे, एक तो आपको दिख रहा होगा ये करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर, ये एक आपका वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इनके बीच में कुछ एंगल होगी, इस एंगल को मैं बोल देता हूं थीटा। तो ये करंट एलिमेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमको देगा बायो सर्वर्स लॉ। अच्छा, ये लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसको एक्सपेरिमेंटली डेटा के बेसिस पे निकाला गया है, इसका थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं लिख रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई। तो ये मिला कि जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोड्यूस होगा इन दिस करंट एलिमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। जितना करंट होगा उसी प्रोपोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। जितना करंट एलिमेंट का लेंथ होगा उतना ही ज्यादा, उसी प्रोपोर्शन में उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एंड dB will be proportional to sine of the angle between the current element and the position vector। ये थीटा क्या है? ये थीटा जो है ये एंगल है किसके किसके बीच में? जो करंट एलिमेंट है और जो पोजीशन वेक्टर है उसके बीच में ये एंगल है थीटा, उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और चौथा, dB will be inversely proportional to square of the distance between the current element एंड द पॉइंट जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंटली की गई, और अगर इन सारे रिजल्ट्स को हम कंबाइन करते हैं तो हमको ये मिलता है कि dB will be proportional to I dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, अगर मुझे इसको हटाना है तो मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमको मिलेगा क्या? dB की वैल्यू मिलेगी k टाइम्स I dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को अगर हमने जब इसको कैलकुलेशन किया, मतलब सारी चीजें जब हमने SI यूनिट में लिया, जब हमने SI यूनिट में लिया तो हमको k की वैल्यू कितनी मिली? k की वैल्यू हमको मिली म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 पाई ये हमको मिला। उससे हम फाइंड क्या लिख सकते हैं? dB की वैल्यू SI में क्या मिलेगी? म्यू 0 बाय 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला इन केस ऑफ SI यूनिट। और
जब हम सीजीएस में कैलकुलेट किए, मतलब सारी चीजें जब सीजीएस में रखे, तो k की वैल्यू हमको कितनी मिली 1। k की वैल्यू जब 1 मिली तो हमको फार्मूला कितना मिलेगा, जहां पे ये कांस्टेंट है वहां पे क्या आ जाएगा, वहां आएगा 1, तो ये बचेगा सिंपली सॉरी i dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये आपका स्केलर फॉर्म हो गया, बेसिकली स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ, है ना। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, डायरेक्शन के लिए आपको फॉर्मूला बताता हूं, जो इसका वेक्टर फॉर्म है वो आप याद रखिए। जो आपके ज्यादा काम का है वो कौन सा है, वो काम का आपका एसआई फॉर्म है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिस इज मोर यूजफुल। अब वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में ये हमको मिलेगा, वेक्टर फॉर्म में dv क्या हो जाएगा, d वेक्टर ये हो जाएगा v नॉट बाय 4 पाई i। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे dl क्रॉस r, dl क्रॉस r। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या है, r स्क्वायर। अब r स्क्वायर अगर नीचे लाना है तो ऊपर तो dl क्रॉस r के कारण से एक यहाँ r dl sin थीटा है, यहाँ r स्क्वायर लाना है तो नीचे में क्या लिखना पड़ेगा, r क्यूब। तो r क्यूब लिखने के लिए आप ये लिख दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ r का क्यूब। So this is your formula of बायो-सैवर्ट्स लॉ, and this is the most important formula, क्योंकि वेक्टर फॉर्म आपको दोनों चीजें देता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो ये आपको मिल गया वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ। अब इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ dv। तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकलेगा, आप फार्मूला ध्यान से देखिए, आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। जो dv वेक्टर है वो क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है, dl और r वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का आपको पता है डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, मान लीजिए वेक्टर a और वेक्टर b, वेक्टर a और वेक्टर b, और आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, अगर आपको a क्रॉस b का डायरेक्शन निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, a से b तक अपने फिंगर्स को, पहले बात तो राइट हैंड यूज करेंगे, अपने इस फिंगर्स को कर्ल करिए a से b के डायरेक्शन में। ठीक है, तो जिधर थंब जा रहा होता है उधर आपको क्या मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे dl क्रॉस r देखिए, dl किधर है, इस डायरेक्शन में आपका dl था, i dl, और ये आपका r था। ठीक है, मैं ये जो पिछला डायग्राम में डिस्कस किया उसके बेसिस बता रहा हूँ। dl और r का क्रॉस करना है, तो देखिए dl से r पे ले जाइए, राइट हैंड यूज करके जाने के, राइट हैंड यूज करके आपको dl क्रॉस r किधर मिल रहा है, अंदर की तरफ। ठीक है, थंब आपकी अंदर जा रही है, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप ये सिंबल यूज करोगे, दिस इज योर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये बाहर की तरफ आ रहा होता तो बाहर की तरफ आ रहा होता, तो ऐसे आप सर्कल बनाएंगे उसमें डॉट। ठीक है, दिस इज आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आउटवर्ड इनवर्ड मतलब प्लेन के इनवर्ड या आउटवर्ड। ठीक है, तो इस प्लेन के अंदर जा रहा है तो आप क्या किससे नोट करोगे, क्रॉस से, और अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो किससे नोट करेंगे हम, ये डॉट से। ठीक है, सो दिस इज योर बायो-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, अब इसका हम एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो ये बायो-सैवर्ट्स लॉ का यूज करके हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, मान लीजिए दिस इज योर, ये मान लीजिए आपकी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ये फाइनाइट लेंथ की है। ठीक है ना, मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसकी कोई एक फाइनाइट लेंथ है, और मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये जो पॉइंट लेंगे ऑब्वियसली हम जो दूरी लेते हैं वो परपेंडिकुलर ही लेते हैं। तो ये दूरी जो हम मान रखे हैं, ये मानिए ये दूरी है a, डिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल a, ये हमारा पॉइंट है P। इस पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस
रेडियस होगी, राइट। सो दिस इज आवर पॉइंट P। इस पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट लेंथ की बात है। अब ये क्या होगा कि अगर आप देखो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंड है और ये जो एंड है ये कुछ एंगल बना रहे होंगे, ठीक है। इस लाइन के साथ ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस पॉइंट को मैं कुछ बोल देता हूं, सपोज दिस पॉइंट इज O। तो OB के साथ अगर मैं ये AB को ज्वाइन करता हूं तो ये कुछ एंगल बन रहा होगा, इसको ज्वाइन करते हैं। दिस इफ यू ज्वाइन तो भी क्या मिलेगा, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको देखिए दो एंगल देखने को मिलेंगे। सो दिस एंगल, इसको दूसरा कलर में देते हैं। ये मान लीजिए ये एंगल जो है इसका मैग्नीट्यूड फाई 1 और ये जो एंगल है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, फाई 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारा। अब इस पूरे वायर के कारण से हमें निकालना है करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कुछ करंट फ्लो कर रही होगी, उसको हमने मान लिया जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई होगा, ठीक है। ओके, तो बायो-सेवर्ट्स लॉ से हम अप्लाई कैसे करेंगे? ये जो आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दिख रहा है इसको आप इनफाइनाइट स्मॉल करंट एलिमेंट से मिला हुआ मान सकते हो, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहां से इस पॉइंट O से x डिस्टेंस पर जाए और एक एलिमेंट ले ले, करंट एलिमेंट हम ले ले रहे हैं IDS, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हमें मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर। दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर, दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर r, ठीक है। और ये कुछ एंगल बना रहा होगा, दिस एंगल इज सपोज से थीटा, और इस एंगल को मैं बोल देता हूं, मान लो ये एंगल जो बना रहा है, दिस पोजीशन वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ से फाई। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये OP है, इससे ये एंगल कितना बना है करंट एलिमेंट, सॉरी दिस करंट एलिमेंट इज सबटेंडिंग एन एंगल फाई एट दिस पॉइंट OP, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज दिख रहा हो, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। ये ट्रायंगल आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अच्छा, अब इस करंट एलिमेंट के कारण से आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे, ऐसे सारे करंट एलिमेंट्स के लिए अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर है और कितना मैग्नीट्यूड है वो दोनों हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो dB अगर हम लिखें, dB कितना होगा, dB होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर, है ना। पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, IDL, DL कितना है यहाँ पे, DL है dx, sin एंगल हम तो थीटा ही मान रखे हैं, सो दिस एंगल विल बी थीटा बाय r स्क्वायर। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल हम जो इंटीग्रेट करेंगे, हम इंटीग्रेट करने के लिए एक ही वेरिएबल बनाना होगा। एक वेरिएबल को किस में लाएंगे, देखो पहली बात ये तो कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, तो इनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता करने की जरूरत है dx sin थीटा और r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, r स्क्वायर कैसे आप एलिमिनेट करोगे, देखो अगर इस ट्रायंगल को आप देखो, दिस डिस्टेंस इज r, दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, चलिए ये O है, ये P है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं से OP, दिस पॉइंट इज Q, तो ये Q है, ठीक है। Q एंड दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज P। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखें OPQ को अगर आप देखें तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज R, ये पाइथागोरस से हम लगाते हैं साइड एंगल ट्रायंगल में, तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक ये लिख सकते हैं। और मैं क्या लिख सकता हूँ, tan phi को क्या लिख सकता हूँ मैं, x by a, इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a tan phi, ठीक है। इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अगर मैं इसको इसमें रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, r स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिलेगी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर phi। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो मुझे मिलेगा, यहाँ a स्क्वायर कॉमन लेने से क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर phi, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर phi, ठीक है। सो दिस इज योर r स्क्वायर। तो r स्क्वायर तो पूरा हमारा phi के टर्म में आ गया, ये हमारा कांस्टेंट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। हमें dx को घटाना है, तो dx को कैसे घटाओगे, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे,
इसको डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, इस दोनों साइड को आप डिफरेंशिएट करेंगे आप फाई के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा dx की वैल्यू मिलेगी a sec स्क्वायर फाई, sec स्क्वायर फाई d फाई, ठीक है। या तो मैं आपको उसको डिफरेंशिएट करके भी दिखा सकता हूँ, या चलिए डिफरेंशिएट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए x क्या है, x is a tan phi, right? So x is a tan phi। तो अगर आप दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट कर दो फाई के रिस्पेक्ट में, सो दिस साइड विल आल्सो डिफरेंशिएट टू फाई। a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा dx d फाई, a बाहर आ गया बचेगा tan phi का डिफरेंशिएशन, tan phi का डिफरेंशिएशन कितना होगा sec स्क्वायर फाई, इससे dx कितना आ जाएगा a sec स्क्वायर फाई d फाई। इसको बोल देते हैं आप इक्वेशन नंबर 5, मेरे ख्याल से 4 हो चुके हैं, राइट। सो यस, तो अब आप क्या करो, हम क्या क्या पा चुके हैं, देखिए हम dx पा चुके हैं। अच्छा यहाँ पे थीटा है, थीटा को आप क्या ले सकते हो, थीटा को अगर आप देखो थीटा प्लस फाई इज 90 डिग्री, थीटा प्लस फाई इज 90 डिग्री, तो थीटा प्लस फाई इज 90 डिग्री, इससे आप थीटा कितना ले सकते हो 90 डिग्री माइनस फाई। तो अगर आप यहाँ से sin थीटा निकालो, sin थीटा आ जाएगा sin, दोनों साइड sin ले लिए, sin 90 माइनस फाई कितना आ जाएगा ये cos फाई, cos फाई sin थीटा की वैल्यू कितनी है cos फाई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। तो sin थीटा भी होगा कैलकुलेट फाई के टर्म में। अब अगर आप इन सभी वैल्यूज को आप रखो dv में, तो dv will be equal to mu naught by 4 pi I into dx, dx की वैल्यू कितनी आई, dx की वैल्यू आई है a sec स्क्वायर फाई d फाई I dx sin थीटा, sin थीटा कितना आ चुका है cos फाई डिवाइड बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू आई है a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी, ये sec स्क्वायर फाई यहाँ भी लिख रहा है, यहाँ भी लिख रहा है, एक a से एक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा कितना, बचा फाइनली we have dv equal to mu naught by 4 pi I by a, यहाँ पे cos phi लग जाएगा, cos phi d phi। This is the magnetic field due to this small current element। तो अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे ड्यू टू द एंटायर वायर, मुझे क्या करना होगा, इसको मुझे इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। तो देखिए कुछ चीजें तो कांस्टेंट है, मैं उसको बाहर ही कर देता हूँ पहले। देखिए क्या है कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, तो थोड़ा कांस्टेंट है तो मैं इसको अगर बाहर ले लूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई d फाई, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है आपका d फाई, फाई वैसे में आपको इंटीग्रेट करना है, फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर दी है। फाई की वैल्यू आपने ये देखो साइन के साथ देंगे, तो फाई की वैल्यू देखिए ये -5 से लेके +5 तक है, समझ में आया। तो आप यहाँ लिमिट रखिए -5 से लेके +5, ठीक है। तो cos फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, cos फाई का इंटीग्रेशन होगा sin फाई, तो आएगा sin फाई लिमिट -5 से लेके +5, इसमें रखिए वैल्यू, अगर इसमें वैल्यू रखते हैं तो आपको भी मिलेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, यहाँ पे आएगा sin फाई 1 माइनस रखोगे, अब यहाँ वैल्यू कितनी रखेंगे -5, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ से नेगेटिव साइन आप बाहर लेंगे तो आपको b मिलेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए sin फाई 1 प्लस sin फाई 2, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, या आपका फाइनल ये रिजल्ट आ गया है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट एनी पॉइंट, ठीक है, फाइनाइट वायर है। अच्छा जब आप वैल्यूज रखेंगे तो फाई 1 और फाई 2 इनका केवल आप मैग्नीट्यूड रखेंगे, वहां पे साइन नहीं रखेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, हमने साइन वगैरह सब कंसीडर कर लिया है, ठीक है। सो फाई 1 और फाई 2 ये केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो एंगल्स के मैग्नीट्यूड आप लिखिएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे बायो-सावर्ट्स लॉ ये कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ हम कंक्लूजन्स देख सकते हैं। देखिए कुछ स्पेशल केसेस अगर हम ले लें, स्पेशल केसेस क्या हैं, स्पेशल केसेस में हम ये देख सकते हैं कि अगर जो वायर है इनफाइनाइट हो गया था, सोचिए
अगर वायर इनफाइनाइट हो गया तो उससे क्या कंस्ट्रेंट्स पे क्या असर आएगा। जैसे ये वायर अगर इनफाइनाइट हो गया तो देखिए ये एंगल बढ़ती ये इनफाइनाइट ये ऐसे जाता ये एंगल कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो अगर इनफाइनाइट वायर है तो φ1 φ2 किसको टेंड करेंगे 90 डिग्री को। ठीक है, सो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल केसेस। स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1 क्या ले रहे हैं इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर अगर इनफाइनाइट वायर हुआ तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि φ1 will tend to π/2 and φ2 will also tend to 90 degree π/2। ठीक है, तो अगर आप इसको रखो तो आपको क्या मिलेगा μ0/4 पाई I/a sin π/2 प्लस sin π/2। sin π/2 की वैल्यू कितनी होगी 1 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कितनी मिलेगी μ0/4 पाई I/a into 2। तो मैं यहाँ 2 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज वन केस, एक इनफाइनाइट वायर हो गया। ठीक है, दूसरा स्पेशल केस क्या ले सकते हैं, दूसरा स्पेशल केस हो गया स्पेशल केस 2। मान लीजिए कि वायर के एंड पे रखा हुआ है, मतलब वायर के एंड पे हमारा पॉइंट है, इधर वायर इनफाइनाइट है। तो इससे देखिए ये जो φ1 होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे φ1 हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट P lies at one end of infinite wire। ठीक है, तो ये सोचना आपको आना चाहिए कंस्ट्रेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो φ1 कितना होने लगेगा π/2 और φ2 यहाँ पे कितना होने लगेगा φ2 विल बी हाउ मच 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखें आपको क्या मिलेगा b μ0/4 पाई I/a। पहले मिलेगा आपको sin π/2 की वैल्यू कितनी जाएगी 1 और sin 0 की वैल्यू कितनी जाएगी 0। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना मिलेगा μ0/4 पाई I/a। ठीक है, अच्छा एक चीज हमने डिस्कस नहीं किया वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है आपको बायो सर्वर्ट्स के बारे में बता ही चुका हूं, तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने माना है, ये पॉइंट अगर इसी वायर के प्लेन में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके लिए आप यूज करोगे राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल मतलब क्या है, राइट हैंड रूल ये कहता है कि आपको वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ना है इस तरीके से कि जो थंब है आपका वो उस डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट हो। तो यहाँ पे जो करंट है वो किधर ऊपर की तरफ। तो देखिए मान लीजिए कि ये वायर है, करंट जा रही है ऊपर की तरफ, तो हमने थंब को ऐसा रखा और फिर ये जो कर्ल है फिंगर्स का ये हमको बताएगा कि डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे आप अगर ऐसे पकड़ोगे तो ये आपको मिलना है, देखिए इसको आप रखिए ऐसा अंदर जाता हुआ मिल रहा है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर के आसपास वो कुछ कैसी होगी, ये होगी आपके कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसे दिस इज डायरेक्शन राइट, ऊपर से देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा, ऊपर से अगर आप देख रहे हैं सो दिस डायरेक्शन इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी को आप नीचे से देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपको मिल रहा है अगर आप टॉप से देख रहे हैं, ये डायरेक्शन मिल रही है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर मैं आपको इसका व्यू दिखाऊं, अगर मैं 3D में आपको इसको बताना चाहूँ तो कुछ ऐसा होगा कि डायरेक्शन देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक कार्डबोर्ड मान लीजिए, ये आपका वायर है एंड दिस इज द करंट। तो इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, सो दिस इज द डायरेक्शन राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब अगर इसी के जगह हम ऊपर ना मान के
नीचे मान लें करंट को, तो नीचे का मानेंगे तो क्या होगा, देखिए थंब को आप नीचे ऐसे पकड़िए करंट को, ये जो है वायर को पकड़िए, ये नीचे की तरफ जा रहा है, आपके जो फिंगर्स ऐसे आ रहा है, तो आपको जो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन मिलने वाला है वैसा मिलना है, ऐसा, ठीक है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन of the magnetic field. I hope the topic is clear. This is the end of the video. Thank you.